हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बारे में डिस्कस किया है। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जस्ट 1 क्लिक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रबोधन काल के बारे में, जिसको हम एनलाइटमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में आज हम प्रबोधन काल का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, प्रबोधनकालीन जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही प्रबोधन काल के क्या परिणाम और क्या प्रभाव हुए उसके बारे में हम डिटेल से एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रबोधन। अब प्रबोधन को समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि प्रबोधन की शुरुआत जो है किस तरह से हुई। अब प्रबोधन जो है मेनली पुनर्जागरण और धर्म सुधार जब हुए यूरोप में, उसके बाद जो है प्रबोधन का जो है काल आ जाता है। अब पुनर्जागरण में क्या होता है, पुनः जागे हुए, ठीक है, जो लोग जो है पुनः जाग गए थे, उन लोगों में क्या हुआ था, तर्क शक्ति का विकास हुआ था। जो अर्ध निद्रा में सोई हुई जनता थी उनमें क्या हुआ था, तर्क शक्ति का विकास हुआ था, जिससे उनमें सोचने की समझने की क्षमता जो है वो डेवलप हो गई थी। साथ ही क्या हुआ था, यही सभ्यता जो है, ठीक है, आगे चलकर क्या हुई, बढ़ती गई और फिर प्रबोधन काल में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये सोच जो है वो कम्प्लीटली एक तार्किक रूप ले लेती है, ठीक है, टोटली वैज्ञानिक सोच बन जाती है। ये साइंटिफिक सोच जो है वो टोटली प्रबोधन काल में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और फिर ये जो सोच डेवलप होती है वो क्या करती है, संपूर्ण विश्व, ठीक है, संपूर्ण विश्व और संपूर्ण विश्व जगत के लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रबोधन काल का जो है वो प्रारंभ माना जाता है। अब प्रबोधन काल जो है वो लगभग 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था और 18वीं शताब्दी जो होती है उसमें आते आते एकदम परिपक्व, एकदम मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में ही जो है ना, अगर माने प्रॉपर, तो प्रबोधन काल का प्रारंभ माना जाता है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि 15 वर्ड्स में डेफिनेशन क्या आ सकती है, प्रबोधन काल से क्या तात्पर्य है। यूरोप में 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक एवं भौतिक वर्ग ने परंपरा से हटकर तर्क, विश्लेषण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया, ठीक है। भौतिक वर्ग यानी भौतिकवाद से दूर होकर परंपरा रीति रिवाजों से हटकर उसने क्या किया, तर्क को, विश्लेषण को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया, यानी मानवतावाद पर बल दिया। यह युग क्या कहलाया, प्रबोधन युग कहलाया। इसका आधार क्या था, पुनर्जागरण, धर्म सुधार एवं वाणिज्यिक क्रांति। ओके, तो इसका जो बेस जो है वो बेस किसने तैयार किया, पहले पुनर्जागरण ने, फिर धर्म सुधार ने, और फिर जो धर्म सुधार से जो वाणिज्यिक क्रांति यानी जो व्यवसायिक क्रांति आई थी, इन तीनों ने इसको बेस प्रोवाइड कराया। प्रबोधनकालीन चिंतकों ने इस बात पर बल दिया कि इस भौतिक दुनिया और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के पीछे किसी न किसी व्यवस्थित अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियम का हाथ है। फ्रांसिस बेकन ने बताया कि विश्वास मजबूत करने के 3 साधन हैं, अनुभव, तर्क और प्रमाण। ओके, जो कि साइंस का, जो तीनों ही साइंस के क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है, अनुभव, तर्क और प्रमाण। और इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली प्रमाण है, क्योंकि तर्क, अनुभव पर आधारित विश्वास स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। शक्तिशाली प्रमाण जो है वो है तर्क, क्योंकि तर्क जो है वो अनुभव पर आधारित नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तर्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर प्रबोधनकालीन जो है वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, यूरोप में वैचारिक स्तर पर एक नए दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है। एक जो तार्किक शक्ति जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसमें क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप लिया जाता है, बाद में धर्मनिरपेक्ष स्वरूपता के रूप में विकसित हो जाता है। और ये सामूहिक रूप से इसी को हम टोटली, ये सब जो हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रबोधन कह लेंगे, प्रबोधन युग या प्रबोधन काल कह लेंगे। अब इसकी अगर हम बात करें कि परिभाषा क्या होगी 15 वर्ड्स में, तो ये इस तरह से हो सकती है, वैज्ञानिक आविष्कारों और अनुसंधानों के कारण न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दर्शन, साहित्य आदि अनेक मानवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विकसित दार्शनिक या वैचारिक क्रांति को प्रबोधन या ज्ञानोदय कहते हैं, इसको ज्ञानोदय भी कहते हैं। ओके, अब इसका जो मुख्य केंद्र था प्रबोधन का वो फ्रांस माना जाता है, जो फ्रांस में ही माना जाता है कि प्रबोधन की क्रांति जो है वो मुख्य केंद्र बना था प्रबोधन का।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रबोधन आने का कारण, ये तो 3 कारण तो हमने जान ही लिए कि तुरंत जागरण, धर्म सुधार, व्यावसायिक क्रांति। इसके अलावा भौगोलिक जो अनुसंधान होते हैं वो, अद्भुत सत्य की खोज जो हुई थी वो, वैज्ञानिक चेतना, इन सब ने भी क्या किया था, प्रबोधन लाने में सहायता करी थी। इसे हम ज्ञानोदय तो कहते ही हैं, साथ में विवेक का काल भी कहते हैं। यानी विवेक का काल क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक चिंतन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इसको हम ज्ञानोदय कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है, ये भी क्वेश्चन 15 वर्ष में आ सकता है कि प्रबोधन काल को बौद्धिक क्रांति क्यों कहा जाता है। अब प्रबोधन काल को बौद्धिक क्रांति इसलिए कहा जाता है, प्रबोधन काल में सर्वसाधारण के विचारों और दृष्टिकोण में विज्ञान व तर्क को महत्व मिला, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि उसके कारण क्या हुआ, बौद्धिक क्रांति का जन्म हुआ। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं हम, बौद्धिक क्रांति, क्योंकि इसमें तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला। इसमें तर्क, प्रमाण और अनुभव, इन सभी पर क्या बल दिया गया था, इस कारण इसको वैचारिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं। अब प्रबोधन युग का नारा है वो क्या था, वो ये था, तर्क, सहिष्णुता और मानवता, ये इसका नारा था। आगे चलते हैं हम। प्रबोधन की विशेषताएं, प्रबोधन की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो फर्स्ट हम चलते हैं प्रयोग एवं परीक्षण बल, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, प्रयोग एवं परीक्षण पर बल, या ज्ञान को क्या करेंगे हम, विज्ञान से जोड़ेंगे। तो प्रयोग, ज्ञान को विज्ञान से हम किस तरह से जोड़ेंगे। अब हम सब जानते हैं, ठीक है, कि ब्रह्मांड या फिर सृष्टि जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने जो है वो ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की गई है, जो मानव की बुद्धि की पहुंच से क्या है, बिल्कुल बाहर है। और ये जो ईश्वर जो है, ये सृष्टि जो बनाई है, मानव की बुद्धि जो है इसको समझ नहीं सकती है। और ये इसको केवल कौन समझ सकता है, इसको केवल पवित्र किताबों से जाना जा सकता है, जो हॉली जो बुक्स हैं, केवल उन्हीं से इसको जाना जा सकता है। और इसी का खंडन, अब पहले ये विचार थे, फिर इस विचारों का खंडन ये हुआ कि प्रबोधनकालीन विचारकों ने किया। विचारकों ने ये कहा, प्रबोधनकालीन जो जितने भी चिंतक थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। और उन्होंने फिर तर्क प्रस्तुत किया कि विश्व में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है, या जितनी भी घटनाएं जो है वो संपादित की जा रही है, या प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी भी वस्तु संचालित हो रही है, उन सभी में, ठीक है, उन सभी के पीछे क्या है, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारक जरूर है। यानी कोई ना कोई वैज्ञानिक कारक तो क्या है, उपस्थित है। साथ ही ये कहा कि ये जो है वो प्रयोग और परीक्षण पर बल दिया कि इनका जो है हम प्रयोग और परीक्षण करेंगे, तभी हम कंक्लूजन निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है और जो सृष्टि जो है वो किस तरह से निर्मित हुई है। ओके, तो अब ये साथ में विचारक ऐसे भी बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसका परीक्षण किया जा सके, प्रमाण दिया जा सके, तर्क हो, अनुभव से आधारित हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। और साथ में क्या हो, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, आसान भी हो, बोधगम्य में हो, सरल लैंग्वेज में हो, तो उसी को हम मानेंगे कि ये जो है ज्ञान जो है विज्ञान है। तो मतलब जो प्राचीन जो ज्ञान था उसको उसने विज्ञान से जोड़ा विभिन्न प्रकार के चिंतकों ने। दूसरा आता है हमारा कार्यकरण संबंध का अध्ययन, यानी कार्यकरण इसको हम बोलते हैं कारण कार्य अध्ययन, ठीक है। कार्यकरण भी बोलते हैं और कारण अध्ययन पर बल, दोनों बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रबोधनकालीन चिंतकों ने कहा कि प्रकृति समाज की किसी घटना के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यानी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनके पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण जरूर है, तभी तो घटना घटित हो रही है। इसीलिए किसी घटना के लिए उस घटना की पूर्ववर्ती जो घटना है वही क्या है, जिम्मेदार है। मान लो एक घटना हो गई है तो घटना से पहले एक और घटना हुई होगी, ये तो निश्चित है। तो जो घटना उससे पहले हुई है वही क्या है, दूसरी वाली घटना के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और यदि इन सभी कारणों को हम जान ले, ठीक है, अगर इन सभी कारणों को हम क्या करें, जान ले, तब क्या होगा, भविष्य की जो समस्याएं जो होती है, जितनी भी संकट वगैरह है, उन सभी को हम दूर कर सकते हैं। और जो धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनकी हम सुरक्षा भी कर सकते हैं। जब जो जितने भी चिंतक थे, विचारक थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी खोजबीन की, जांच पड़ताल की। तब उन्होंने ये देखा कि इन सब के लिए क्या है, जो निरंकुश राजतंत्र जो है, ठीक है, जिसमें निरंकुश राजतंत्र में एक जो शासक होता है वो काफ़ी क्या होता है, आताई बन जाता है। तो वो जिम्मेदार है जो क्या करता है, लगातार मानव का शोषण करते जाता है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो निरंकुश राजतंत्र ही माना। और इसी से क्या हो रही है, मानवीय स्वतंत्रता भी क्या हो रही है, बाधित हो रही है। और इसी का परिणाम यह हुआ कि बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांत जो है उजागर भी होते गए।
क्योंकि अब इसमें क्या हुआ कि जब कार्य कारण संबंध बता दिया कि किसी न किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और घटना घटित हो गई है, इट मीन्स कि उसके पीछे कोई कारण है। तो इसी आधार पर कार्यकरण संबंध का विभिन्न प्रकार के चिंतकों ने क्या किया, अध्ययन किया। और ये जो कारण जो खोज हुई उनमें प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण पर मनुष्य का नियंत्रण बनाने के साधन के रूप में की जाने लगी। नेक्स्ट फिर हमारा जाता है मानवतावाद पर बल। अब मानवतावाद में क्या होता है, पुनर्जागरण काल में क्या था, केंद्र में मानव था, जैसा कि हमें जान पढ़ के आए हम। जबकि इससे पहले के काल में क्या थे, मानव को जड़ रहित, विवेक रहित, पापी, कुष्टी, अधर्मी, ठीक है, जन्म से ही माना गया है। उसे कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, मतलब उसको महत्वहीन समझकर इग्नोर मारा गया हमेशा। लेकिन प्रबोधन काल में क्या हुआ, विचारकों ने ये माना कि मानव जो है वो जन्म से ही क्या है, विवेकशील है, उसमें जन्म से ही क्या है, बुद्धि पाई जाती है, जन्म से ही बुद्धिमान होता है। किंतु सदैव क्या होता है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है, यानी हमेशा बंधनों में क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। साथ ही धर्माधिकारियों के कारण क्या होता है, वह स्वार्थी हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, लोलुपता उसमें आ जाती है। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, यानी वो थोड़ा क्या बन जाता है, पापी टाइप से उसका विकृत रूप हो जाता है। कर्मकांड रूढ़िवादी विचारधाराओं को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ये विचारक ही बोलते हैं कि कर्मकांड रूढ़िवादी विचारक जो है विचारधाराओं को दूर करने दिया जाए और मानव को सुचारू रूप से विकास किया जाए, तभी क्या होगा, जो ये संसार जो है उसमें असली मानवतावाद की स्थापना की जाएगी। तो मानवतावाद पर इस तरह बल देते हैं। जैसे कि हम न्यूटन ने क्या किया था, प्रकाश के मौलिक रहस्यों को पता लगाया था और प्रकाश विज्ञान की स्थापना करी थी, इसी टाइम पे हुई थी। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई विद्युत की खोज की थी और मानव को जो है केंद्र बिंदु के रूप में माना था कि दुनिया क्या होती है, मशीन की तरह है जिनका नियंत्रण व संचालन कुछ खास नियमों के तहत होता है। इस तरह से मानवतावाद पर क्या किया, बल दिया गया। नेक्स्ट हमारा देववाद। इसको हम प्राकृतिक धर्म, ठीक है, प्राकृतिक धर्म भी बोलते हैं। कोई परम सत्ता है और सभी प्राणी उसी ने बनाए हैं। अब मानव से ये आशा की जाती है कि वह धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांडों से मुक्त होकर कार्य करेगा। ओके, मतलब पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता कि मानव हमेशा क्या करे, धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांडों से मुक्त होकर ही कार्य करे। तो परम सत्ता की अवधारणा का जन्म हुआ इसी के आधार पर। जो जितने विचारक और चिंतक है उन्होंने माना कि कोई ना कोई परम सत्ता जो है वो जरूर एग्जिस्ट करती है, जो क्या करती है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसीलिए मानव मात्र और जीवों के प्रति क्या होता है, करुणा का भाव जो है सभी को रखना चाहिए। ओके, यह तो सत्य कि ब्रह्मांड का निर्माण परम सत्ता ने किया है, कोई ना कोई परम सत्ता ने क्या किया है और उसी ने सभी प्राणियों को बनाया, यानी उसी ने क्या किया, जनजीवन प्रदान किया है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, परम सत्ता ने तो हमें सत्ता सौंप दी है, अब प्राणियों पे डिपेंड करता है कि वो जीवन को किस तरह से जिए, अपने जीवन को किस तरह से बनाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई घड़ी साज होता है, ठीक है, घड़ी तो बना देता है वो, यानी कि एक ईश्वर जो है वो घड़ी साज हो गया, उसने घड़ी बना दी, सृष्टि तो बना दी, लेकिन उसका संचालन क्या करता है, वो मानव को दे देता है, यानी उसका कंप्लीट मैनेजमेंट, ठीक है, कि वो किस तरह से उस घड़ी को रखता है, ठीक है, किस तरह से वो खराब होती है, पूरा मैनेजमेंट उसको प्रॉपर तरीके से रखता है या नहीं रखता, ये डिपेंड करता है प्राणी पर। तो ईश्वर ने तो क्या करी, सृष्टि की रचना कर दी है, अब सृष्टि क्या है, सभी प्राणियों को सौंप दी है। अब जब डिपेंड करता है प्राणियों पे कि वो सृष्टि को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन रखते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानता एवं स्वतंत्रता पर बल। अब इसमें क्या होता है, समानता और स्वतंत्रता पर बल ये इस तरह से दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उस सभी को समान समझना चाहिए और सभी व्यक्ति की क्या है, बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहिए व्यक्तियों को, और स्वतंत्रता जो है वो मिलनी चाहिए। जैसा कि रूसो भी कहता है कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं, उन सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रकृति पर बल, प्रकृति पर भी बल बात किया गया कि प्रकृति अपने सरल रूप में सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्रकृति की ओर लौटना एक प्रकार स्वतंत्रता की ओर लौटने के समान है, क्योंकि प्रकृति ही है जो एकमात्र अपने रूप में क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। इसीलिए तो रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी प्रकृति की तरफ जो है मानव को स्वतंत्रता को मोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, और उसकी तरफ लौटना मतलब मनुष्य का स्वतंत्र होना है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रबोधनकालीन प्रमुख चिंतक। अब प्रबोधनकालीन प्रमुख चिंतक जो है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस बेकन, ब्रिटिश विद्वान जिन्होंने शंका, ज्ञान के लिए अनुभव जैसे विषयों की ब्रिटिश समाज में चर्चा का विषय बनाया। ज्ञान के लिए अनुभव, तर्क एवं प्रमाण को सर्वाधिक उपयोगी माना, यानी अनुभव, तर्क और प्रमाण में अगर हम तीनों को देखें तो इन्होंने प्रमाण को क्या है, सबसे उपयोगी माना। दूसरे हमारे आते हैं फ्रांसीसी विद्वान दिकार्ते,
वैसे तो बहुत सारे विचारक हैं, मैं एक बार लिस्ट बता देती हूँ देकार्ते को डिस्कस करने से पहले। जैसे हम पढ़ेंगे, रेने हो गया, रूसो हो गया, देकार्ते हो गया, लोक हो गए, जॉन कांट हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, वॉल्टेयर हो गए, दिदरो हो गए, एडम स्मिथ हो गए। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो विचारक है या इंपॉर्टेंट जो चिंतक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड नंबर है, जो हमारा आता है देकार्ते। फ्रांसीसी विद्वान देकार्ते ने प्रत्येक विषय पर लोगों को संदेह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी ये क्या देते हैं, फ्रांस के होते हैं, फ्रांसीसी विज्ञान देकार्ते हैं। इन्होंने क्या किया कि हर चीज़ पर संदेह व्यक्त किया। इन संदेह सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। ये एक बुद्धिजीवी है जिन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रणाली बनाकर विज्ञान पर क्या किया, मनन किया, चिंतन किया। इनकी पुस्तक भी डिस्कोर्स ऑन मेथड, ऐसे कुछ बुक 3 की, डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो उस बुक में भी उन्होंने क्या क्या कहा, गणित के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत किया और हर पर संदेह की भावना की कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ठीक है, हाँ, ये कितना लिखते हैं, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। विवेक द्वारा इन्होंने क्या करी, सत्य की खोज करी और प्रत्येक विषय पर संदेह प्रकट करने की आवश्यकता पर बल दिया कि हर चीज़ पर हमें संदेह करना चाहिए। उन्होंने तो खुद पे भी संदेह कर दिया कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, यानी मैं बुद्धिजीवी हूँ, यानी मैं बुद्धि है, मेरे पास बुद्धि तभी तो मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ। विज्ञान में नवयुग का अग्रदूत भी इनको कहते हैं। ओके, बुद्धिजीवी थे, गणितज्ञ थे, कौन, फ्रांसीसी विद्वान देकार्ते। अब इन्होंने क्या किया, गति और विस्तार द्वारा समूची दुनिया को समझाया जा सकता है, ये बोला। साथ ही विवेक को सत्य का आधार मानकर, दुनिया को यांत्रिक मानकर परंपरागत मान्यताओं को इन्होंने क्या करी थी, चुनौती दी थी। ओके, नेक्स्ट थर्ड हम विचारक हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जॉन वोक। ब्रिटिश विद्वान, ब्रिटेन के थे ये। जॉन वोक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। इन्होंने कहा, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव के प्राकृतिक अधिकार है। कोई भी सरकार, चाहे वह राजतंत्रात्मक हो या लोकतंत्रात्मक, इन अधिकारों को नहीं छीन सकती है। इनके विचारों का प्रभाव अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति और फ्रांसीसी क्रांति पर देखा गया। यानी जॉन वॉक जो है, इन्होंने क्या कहा कि मानव के जो प्राकृतिक अधिकार है वो मानव को मिलने चाहिए। संपत्ति की सुरक्षा हो, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, ये सब मानव के क्या है, प्राकृतिक अधिकार है, ये सभी को क्या मिलने चाहिए। और चाहे सरकार, चाहे राजतंत्रात्मक हो, चाहे लोकतंत्रात्मक हो, इन सभी अधिकारों को जो है वो सरकार जो है वो छीन नहीं सकती है। और यहाँ पर जॉन वॉक नहीं है, सॉरी, ये जॉन लॉक है, जॉन लॉक। अब लोग जो थे ये क्या थे, राजनीति शास्त्र थे। ये क्या थे, इन्होंने लिखी थी ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा इनकी एक बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इसमें ये नागरिक सरकार की बात करते हैं। अब ये क्या बोलता है, साथ में ये भी बोलते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है वो यांत्रिक, जो भौतिक नियम है उनसे दूर होता है। मस्तिष्क जो होता है, एक मानव का जो मस्तिष्क होता है एक कोरे कागज़ की तरह होता है, ठीक है, जिसपे कुछ भी अंकित नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में जब मानव का मस्तिष्क होता है वो एक कोरे कागज़ यानी सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, उसमें कुछ भी अंकित नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ज्ञान और विवेक से छाप दी जाती है। ओके, और फिर साथ में ये भी होता है कि ये बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो क्या है, अनुभव के द्वारा, अवलोकन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये नागरिक सरकार की स्थापना करते हैं। सीमित लोकतंत्र जो होता है उसके समर्थक होते हैं। इन्होंने सीमित प्रभुत्वता का सिद्धांत भी दिया था। इसके अलावा अनुबंध जो है वो स्वेच्छा से होता है, ठीक है। स्वेच्छा से क्या करते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकारों को छोड़कर राज्य से समझौता कर लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और अगर हनन होता है तो वो अधिकार वापस भी लिए जा सकते हैं। साथ ही क्या होता है इसके अंदर, ये एक व्यवहारवादी थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, ब्रिटिश लोकतंत्र राजनीति में और फ्रांसीसी क्रांति में इनका प्रभाव देखा गया था। अब फ्रांसीसी संविधान में क्या है, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इन्होंने की थी, लॉक ने। नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्टेयर। फ्रांसीसी विचारक, वॉल्टेयर जो फ्रांसीसी विचारक है, लेटर ऑन इंग्लिश नामक पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं को फ्रांस तथा यूरोप में चर्चा का विषय बनाया था। यानी इनकी जन्म भी कहाँ हुआ है, फ्रांस में, मृत्यु भी फ्रांस में हुई है। 18वीं शताब्दी में जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। इनको संपादकों का राजा भी कहते हैं। इनको लेखक भी है, ये कवि भी है, नाटककार भी है, दार्शनिक भी है, गद्यकार भी है, संपादक भी है। तो मतलब एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है वॉल्टेयर। अब इनकी जो कृति थी, बदनाम चीज़ों को नष्ट करवा दो,
ठीक है, लेटर ऑन इंग्लिश, ये बदनाम चीज़ों को नष्ट करवा दो, बहुत काफ़ी फेमस हो गई थी। इसमें प्रत्येक प्रकार के शोषण, अंधविश्वास जो है, व्यंग्यपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में बताया गया है और उनको दूर करने के लिए भी कुछ सजेशन दिए गए हैं। ये क्या करते थे, कौशलपूर्ण लेखनी से लिखते थे, तो इनको कौशलपूर्ण लेखनी के योद्धा भी बोला जाता है। बौद्धिक के और स्वतंत्रता समर्थक इनको माना जाता है वॉल्टेयर को। जैसा कि राजस्थान पत्रिका में एडिटोरियल में हर पेज में इनका भी दिया हुआ आता है, वॉल्टेयर का कथन दिया जाता है हमेशा। तो वॉल्टेयर ये हो गए। पुस्तक के माध्यम ब्रिटिश लोकतांत्रिक संस्थाओं को फ्रांस तथा यूरोप में चर्चा का विषय बना दिया। निरंकुश राजतंत्र एवं धर्मतंत्र का कटु आलोचक है ये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रबल समर्थक है। ये तो ये हो गया। इसके अलावा जो धर्मतंत्र यानी जो चर्च है, चर्च पर क्या करते हैं, ये लगातार प्रहार करते हैं, चर्च को ये सही नहीं मानते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि चर्च जो है उससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, ओके, असहिष्णुता जो है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मानव जो है मस्तिष्क से स्वतंत्र होना चाहिए। राजतंत्र जो है वो निरंकुश है, उसको दूर किया जाना चाहिए, उस पर लगातार प्रहार करते हैं ये। मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक अधिकारों पर बल देते हैं कि मनुष्य जो है उनको प्राकृतिक अधिकार मिलने चाहिए। और अगर मान लो राजतंत्र के समर्थक तो हैं, लेकिन केवल ये मानते हैं कि केवल संवैधानिक तरीके से राजतंत्र को लागू किया जाना चाहिए। कानून जो है वो सरल भाषा में होना चाहिए और दंड जो है वो केवल अपराध के अनुपात में मिलना चाहिए कि जितना अपराध हो उतने अनुपात में दंड मिलना चाहिए। अन्याय, क्रूरता, विशेषाधिकारों और धार्मिक कर्मकांड, भ्रष्टाचार को तार्किक रूप से खत्म करने की बात करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, अन्याय, क्रूरता, विशेषाधिकार, धार्मिक कर्मकांड, भ्रष्टाचार, इन सभी को तर्क की दृष्टि से क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। चाहे धीरे धीरे करो, चाहे वैसे करो। वॉल्टेयर क्या था, बौद्धिक स्वतंत्रता के बदले राजनीतिक स्वतंत्रता की बलि देने को भी तैयार थे। यानी अगर बौद्धिक स्वतंत्रता दी जाए तो मैं राजनीतिक स्वतंत्रता को त्याग कर सकता हूँ। तो ये हमेशा बौद्धिक स्वतंत्रता पर काफ़ी बल देते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो मॉन्टेस्क्यू और एक रूसो, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो चर्च को क्या मानते हैं, उपयोगी मानते हैं, लेकिन धर्म में विश्वास नहीं करते। और रूसो क्या करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं जबकि चर्च को आवश्यक नहीं मानते। और जबकि वॉल्टेयर जो है वो चर्च को आवश्यक नहीं मानते हैं। तो तीनों में जो डिफरेंस है वो इस तरह से हो गया है कि चर्च को कौन इंपॉर्टेंट मानता है, कौन नहीं मानता है। तो आप, आई होप आपको क्लियर थोड़ा हो गया होगा। अब वॉल्टेयर ने कविता, नाटक, इतिहास, लेख आदि पर क्या है लगभग 90 ग्रंथ लिखे हैं। 90 जो बुक्स है उन्होंने कब से कब लिखी है इन्होंने। अब हम बात करते हैं रूसो की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विचारक है प्रबोधन काल के रूसो। फ्रांसीसी विचारक। आधुनिक लोकतंत्र के विचारों को लोकप्रिय बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। ज्ञानोदय चिंतकों ने नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना भी करी। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनकी बुक का नाम है सोशल। ये किताब नहीं होकर क्या थी, जलती मशाल थी, जिसने क्या किया था, पूरे यूरोप में जो है वो आग लगा दी थी। क्या हुआ था कि पूरे लोगों में क्या हो गया था, चेतना का और तर्क शक्ति का जो है प्रसार कर दिया था, एक लहर से दौड़ गई थी। और इन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौटो, यानी प्रकृति पर काफ़ी बल दिया। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो एकमात्र क्या है, आज़ाद या स्वतंत्र जो है वो चीज़ है। अगर प्रकृति स्वतंत्र है तो अगर मानव स्वतंत्रता पर बल दिया तो मानव जब प्रकृति की ओर लौटेंगे तो उनको भी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। आधुनिक लोकतंत्र के विचारों को लोकप्रिय बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में राज्य को सामाजिक समझौते का परिणाम माना और लोगों ने राज्य का निर्माण किया। राज्य कोई ईश्वरीय संस्था नहीं है, ये सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं कि क्या है। अब रूसो, ये तो पता ही है हमें कि स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था जबकि मृत्यु फ्रांस में हुई थी। इनका अधिकतर कार्य जो फ्रांस में ही रहा था। अब यूरोप के साथ साथ क्या हुआ, पूरे विश्व को जगाने की इन्होंने कोशिश करी थी। मानव स्वतंत्रता पर बल दिया, मानव को प्रकृति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। क्योंकि प्रकृति एकमात्र आज़ाद है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मानव ही नहीं बल्कि हर एक वस्तु को प्रकृति की ओर अट्रैक्ट होने की आवश्यकता है, अटैच होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति और हर वस्तु जो है प्रकृति की ओर अटैच हो जाएगी तो वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगी। प्रकृति की तरह मानवीय स्वतंत्रता पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था। जिस तरह से प्रकृति पर कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं लगा सकते, उसी तरह मानव को भी किसी भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी प्रकृति स्वतंत्र तो मानव भी स्वतंत्र, होल एंड सोल ये हो गया।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, उनका एक कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन सदैव क्या रहते हैं, बंधनों में जकड़े हुए रहते हैं। और इन बंधनों का कारण क्या है, परिस्थितियां हैं, भौतिक जीवन है, रिश्ते नाते हैं, ठीक है। यदि इन सब से हम है ना दूर भाग जाएं, क्योंकि इनसे क्या होती है, स्वतंत्रता बाधित जाती है। अगर हम इन सबको दूर कर ले या दूर हो जाए इनसे, या सीमित आवश्यकता को ही अपना ले, तो हम क्या हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, बिल्कुल मस्त मोला की तरह जीवन जी सकते हैं। और फिर इसी के साथ उन्होंने क्या किया था, सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट भी दिया। क्यों, क्योंकि राज्य क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता करते हैं कि हम अपने कुछ अधिकार जो है तुमको सौंपते हैं, अगर तुम इनका अतिक्रमण कर सकते हो तो तुम्हें एक टाइम के बाद हम हटा भी सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो राज्य कोई ईश्वरीय संस्था भी नहीं माना। सामान्य इच्छा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाती है, क्योंकि इन्होंने सामान्य इच्छा का कंसेप्ट दिया था। अब इनके अनुसार क्या होता है कि दो तरह की समानता जो है प्रकृति में पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो प्राकृतिक और एक सामाजिक। अब प्राकृतिक समानता है जो वो क्या होती है, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। जैसे रंग हो गया, किसी का कलर क्या है, वाइट है, कोई सफ़ेद, और नस्ल हो गई, कोई श्वेत है, कोई अश्वेत है, इस तरह से। जबकि सामाजिक समानता जो है वो क्या है, मानव के द्वारा, यानी कृत्रिम है, जिसमें अमीर गरीब हो गया, धनी निर्धन हो गया, इस तरह से हो गया। तो रूसो जो है वो सामाजिक असमानता जो है उसी को हटाने की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से क्या हुआ है, अमीर गरीब की खाई जो है वो काफ़ी चौड़ी हो गई है, यानी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो उसी से क्या हुआ है, असमानता काफ़ी ज़्यादा फैली है, और इसी को हटाने की बात रूसो करते हैं। और ये तभी ये बोलते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है वो दुनिया में आना चाहिए। लोगों को जो है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व प्राप्त होना चाहिए। और इसी से वो समाजवाद की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। जिसका जो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि समाजवादी की स्थापना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो है वो यहीं से निकल कर आया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो कि आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का क्या बन जाता है, फेमस नारा बन जाता है। अब इसके अलावा रूसो की एक और बात है, रूसो में ये है कि अब संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो क्या कर लेते हैं, एक सारे अधिकार क्या राज्यों को दे देते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सामान्य इच्छा को क्या बोलते हैं, संप्रभु बताते हैं कि सामान्य इच्छा जो है वो संप्रभु है, ठीक है। और एक लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखते हैं। व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा जो है वो कौन करता है, राज्य करता है। कि व्यक्ति जो है उसके अधिकार, हम तो हमारे अधिकार सौंप रहे हैं, आप राज्य जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, कुछ जो टैक्स या कर है वो हम आपको पे कर देंगे, लेकिन आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, आपको कभी भी निरंकुश नहीं बनना है। लेकिन कानून जो है वो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में होंगे। अब यदि शासक जो है सामान्य इच्छा के नाम पर कोई भी गलत कार्य करे, कोई भी निरंकुशता का पालन करे, या कोई भी निरंकुश हो जाए एकदम अच्छे से, तो क्या करेंगे, तो जनता उसे क्या करेगी, एक समय बाद हटा सकती है। मान लो 2-4 साल, 5 साल, जितने भी साल आएंगे, एक फिक्स पीरियड होता है, तो जनता क्या करेगी, उसको हटा देगी। तो क्या होता है कि अगर राज्यों ने अधिकार दिए हैं तो राज्य उसे अगर जनता ने उसको अधिकार दिए हैं तो जनता जो है उससे अधिकार छीन भी सकती है। रूसो विज्ञान को सामाजिक आर्थिक असमानता का कारण मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्यों, क्योंकि विज्ञान को वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, वो विज्ञान से ही बोलते हैं कि सामाजिक आर्थिक असमानता जो है विज्ञान की क्या है, उपज है। और इसका गलत यूज़ जो है वो सरकार और जो ताकतवर लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, क्योंकि धन का केंद्रण होता है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती है। मनुष्य स्वयं के सम्मान के साथ साथ अगर दूसरों का सम्मान भी करे और उनकी रक्षा करे, नैतिक आचरण का पालन करे, तो आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है, ऐसा रूसो कहते हैं। रूसो इसके अलावा अगर जो नेपोलियन जो है समाज पर इतना प्रभाव पड़ा था कि नेपोलियन ने ये कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति ही नहीं होती, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का नारा ही क्या किया, रूसो ने दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो रूसो से ही लिया गया है। जनता को कंप्लीट रूप से आंदोलित करने का प्रयास जो है, ठीक है, वो किसने किया है, रूसो ने ही किया है। किसी व्यक्ति को इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद ले, और किसी व्यक्ति को इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं को बेच दे, ऐसा रूसो कहा करते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या थे, फ्रांसीसी विचारक थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ और फ्रांस में ये इनकी मृत्यु हुई। इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, पावर ऑफ सेपरेशन का क्या है कॉन्सेप्ट दिया था, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उसमें क्या कहा गया था, उन्होंने ये कहा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है, तीनों को जो है विभाजन किया, और तीनों को जो है एक दूसरे पर संतुलन नहीं रखकर बल्कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। तो देख लेते हैं। फ्रांसीसी विचारक निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की, इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की आलोचना करी है। शक्ति पृथक्करण को इसका विकल्प बनाया, अर्थात शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका नामक संस्थाओं में विभाजन किया, और एक दूसरे पर संतुलन व नियंत्रण।
साथ ही ये मानव अधिकार पर भी बल देते हैं कि मानव का अधिकार जो है सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। राजनीति शास्त्र ज्ञाता भी इनको बोलते हैं। अमेरिकी क्रांति पर इनका प्रभाव पड़ा है क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसी में मॉन्टेस्क्यू के जो शक्ति पत्रकन का सिद्धांत है वो लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिदरो की। फ्रांसीसी विचारक है जिन्होंने प्रचलित सभी मुद्दों पर एक एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश तैयार किया। इनका कहना था कि जिन विषयों पर प्रश्न नहीं उठाए गए वो प्रमाणिक नहीं हो सकते हैं। यानी जितने भी मुद्दे थे उन पे एक तो विश्वकोश तैयार कर ही दिया। साथ ही बोलते हैं कि जिन विषयों पर प्रश्न नहीं उठाए गए हैं, यानी कभी जिनके ऊपर कभी आज तक प्रश्न उठा ही नहीं है, तो वो प्रमाणिक हो ही नहीं सकते। जिन प्रश्न उठाए और जिनके उत्तर दिए गए हैं वही क्या है, प्रमाणिक है। दिदरो के विचार ये थे। उसके अलावा एक विचारक और है कांट को भी हम देख लेते हैं क्योंकि कांट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कांट इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तो दार्शनिक है, ओके, और साथ में जन्म मृत्यु इनका जर्मनी में हुआ है। इनकी बुक थी द जजमेंट जो जर्मन लैंग्वेज में है। ये क्या करते हैं, एक नैतिक संकल्प की स्थापना करते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संकल्प को निरूपित करते हैं कि राज्यों के निरंकुशता पर रोक लगे, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए। अनुभव मूलक ज्ञान यानी विवेक मूलक ज्ञान, विवेकजन्य ज्ञान को ये स्वीकार करते हैं कि ज्ञान जो है वो बुद्धि की उपज है। अनुभव और विवेक से ही क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। विचारों में नैतिकता, भौतिकवाद का ये विरोध करते हैं। इनके विचारों में नैतिकता का विकास होता है क्योंकि कांट जो है हम यहाँ भी पढ़ेंगे और साथ में हमारा जो नीति शास्त्र है वहाँ पर भी हम कांट को पढ़ते हैं। इसलिए कांट जो है वो दार्शनिक भी है और क्या है, हमारे एक नैतिक विचारक भी है। अनंत मर्यादित स्वतंत्रता, मर्यादा की स्वतंत्रता जो होती है वो बल देते हैं। अनंत रूपी स्वतंत्रता से अराजकता का जन्म होता है क्योंकि स्वतंत्रता जो है एक लिमिट रूप में होनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को अनंत रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे तो वो क्या कर जाता है, अराजकता का जन्म हो जाता है, यानी वो आत्ता ही बन जाता है। और कानून जो है वो बुद्धि के अनुकूल ही बनाना चाहिए, विवेक के अनुकूल ही क्या होने चाहिए, कानून बनने चाहिए। शासन जो है वो जनता के अनुरूप होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का विरोध करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानवीय राष्ट्र राज्यों का उदय, ये सब कांट के ही थे। ईश्वर का स्वरूप, इस तरह से डिटेल से हम पढ़े तो कांट के बारे में तो हम काफ़ी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप थोड़ा वो 4-5 लाइन में लिख के आएंगे तो ठीक है। अब हम चलते हैं प्रबोधनकालीन चिंतकों का प्रभाव। प्रबोधनकालीन जो चिंतक है उनका कहाँ कहाँ जो है वो इफेक्ट पड़ता है, या प्रबोधनकालीन चिंतकों का प्रभाव या परिणाम। राजनीति पर प्रभाव, सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीति पर प्रभाव। प्रबोधनकालीन चिंतकों ने निरंकुशकारी राजतंत्र की आलोचना करी। इनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति में परिवर्तन के संबंध में वैचारिक आधार प्रदान किया। यानी फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और ब्रिटिश लोकतंत्र में इन्होंने तीनों की राजनीति में क्या किया है, वैचारिक आधार प्रदान किया है। क्रांति के दौरान इनके विचारों को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश भी की गई। इसी क्रम में आधुनिक राजनीति से संबंधित कई नए प्रयोग भी किए गए, जैसे संविधान का शासन, शक्ति के पृथक्करण पर आधारित संस्थाएं, मूल अधिकारों का प्रावधान, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत इत्यादि। ये सभी प्रयोग अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इत्यादि राष्ट्रों में दिखाई पड़ते हैं। इन परिवर्तनों ने समकालीन यूरोप एवं विश्व को प्रभावित किया। 1830 एवं 1848 में लोकतंत्र की स्थापना के लिए यूरोपियन क्रांतियां भी हुई। जिन राष्ट्रों में लोकतांत्रिक परिवर्तन नहीं हुए उन राष्ट्रों के प्रबुद्ध शासकों ने भी दिखावे के लिए सही कुछ सुधार किए, जैसे ऑस्ट्रिया और रूस के शासक ने कुछ सुधार किए। इस तरह से राजनीति पर प्रभाव जो है चिंतकों के पड़ते हैं। प्रबोधनकालीन चिंतकों का प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं। प्रबुद्ध चिंतकों ने आर्थिक क्षेत्र में भी प्राकृतिक नियमों की बात कही। इनका कहना था कि जिस प्रकार संसार का संचालन प्राकृतिक नियमों से होता है, वैसे ही आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी जो लेसे फेयर की पूर्ति जो सिद्धांत होता है, इसीलिए राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये लेसे फेयर का सिद्धांत जो है मांग और पूर्ति से होना चाहिए, ये दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। ओके, एडम स्मिथ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडम स्मिथ जो है वो क्या कहते हैं। एडम स्मिथ जो है इन्होंने लेसे फेयर का एक सिद्धांत दिया था जिसमें वो बोलते हैं कि मांग और पूर्ति जो है, यानी बाजार जो है वो स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। बाजार जो है वो वेल्थ ऑफ नेशन में वो जो है वो करते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन में। एडम स्मिथ, क्विस्ने इत्यादि विद्वान इसके प्रबल समर्थक थे। इनके प्रभाव के कारण वाणिज्यवादी नीति के स्थान पर अहस्तक्षेप की नीति प्रचलित हुई थी, यानी मुक्त बाजार व्यवस्था जो है इनके द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हम चलते हैं धार्मिक क्षेत्र में।
प्रबुद्ध विचारकों ने धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी। संसार का संचालन प्राकृतिक नियमों से होता है, न कि ईश्वर के द्वारा। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के दैवीय उत्पत्ति पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। अंततः धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा व वैज्ञानिक चिंतन के प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। सामाजिक प्रभाव: मानवतावाद, व्यक्तिवाद, पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, आधुनिक शिक्षा जैसे विचारों को आगे बढ़ाया। तो सामाजिक प्रभाव में इस तरह से हमने देखा कि ये हुआ। अब नेक्स्ट हम प्रबोधनकालीन जो प्रभाव परिणाम है, अगर हम शॉर्ट में पॉइंट्स को देखें, ये तो चिंतकों के प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में, अगर हम शॉर्ट में देखते हैं तो एक बार शॉर्ट में भी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है। प्रबोधन काल का परिणाम या प्रभाव क्या रहता है। फर्स्ट है, एक तो आधुनिक विश्व का जो निर्माण होता है उसका मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। विचारकों ने क्या करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवाधिकार जैसे तत्वों पर बल देते हैं। जैसे रूसो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बल देते हैं। अमेरिकी क्रांति पर क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि संविधान में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है जो कि मॉन्टेस्क्यू का है। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति पर भी मानसिक आधार तैयार होता है। क्यों? क्योंकि रूसो जो है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा देता है, जो फ्रांस की क्रांति का क्या बनता है, आधार बनता है। उसके अलावा मुक्त अर्थव्यवस्था जो है वो भी लोकप्रिय बन जाती है। वो किसकी देन होती है, वो एडम स्मिथ, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन में जो है वो मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जिसमें मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत वो देते हैं, जिसको लेसे फेयर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा नई नई वैज्ञानिक खोजें जो होती है वो भी हो जाती है। इससे क्या होता है, वैज्ञानिक खोज होती है तो क्या होता है, हमारी औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी के प्रभाव से क्या होती है, औद्योगिक क्रांति आती है। सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन जाते हैं, मध्यम वर्ग की भूमिका को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा मध्यम वर्ग में जो धर्मनिरपेक्षता आ जाती है, समानता, स्वतंत्रता, ये सब जो परिवर्तन जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। यूरोपीय शासकों द्वारा उदार नीति लाने का प्रयत्न किया जाता है, यानी एक उदारवादी सरकार की स्थापना का भी प्रयत्न इसमें किया जाता है। इसके बाद जैसे प्रबोधन आता है, निरंकुश राजतंत्र पर चोट की जाती है कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो ठीक नहीं है, और इससे क्या होता है, लोकप्रिय सरकारों की क्या होती है, स्थापना होती है। भारत में 19वीं सदी में ये जो है प्रबोधन का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। यानी अब हम देखते हैं कि भारत में जो है प्रबोधन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देख लेते हैं। अब भारत में प्रबोधन का प्रभाव जो है वो लगभग 19वीं सदी यानी औपनिवेशिक जो काल चल रहा था उस टाइम पे जो है प्रारंभ में जो है सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव पड़ता है प्रबोधन पर। अब इसमें क्या होता है, मानवतावादी जो उदारवादी विचार जो है उनसे प्रेरणा लेकर क्या कहते हैं, धर्म और रीति रिवाजों को मानव विवेक के सिद्धांत के अनुरूप जो है ढालने की कोशिश की जाती है। जबकि इसके जो प्रबोधन के जो प्रबोधन के प्रणेता जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं, जबकि प्रबोधन काल के प्रणेता भी इनको ही माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय रेनेसां मैन भी इनको बोला जाता है। ये क्या कहते हैं, मानवतावाद और सामाजिक समानता पर बल देते हैं। तो आइए डिटेल से और देख लेते हैं। भारत में 19वीं सदी में चले सामाजिक सुधार आंदोलन पर इसका असर दिखाई पड़ता है। आधुनिकीकरण के सिद्धांतों ने समाज को वर्गीकृत करने और आधुनिक लोकतंत्र शासन का मॉडल खड़ा करने के लिए अतीत और वर्तमान, परंपरा और आधुनिकता संबंधी प्रबोधन की समझदारी से मदद ली। समाज सुधार आंदोलनों ने प्रबोधन के मानवतावादी विचारों से प्रेरणा ली और धर्म और रीति रिवाजों को मानव विवेक के सिद्धांतों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी। उन्होंने पारंपरिक रिवाजों की आलोचनात्मक परीक्षा की और उन रीतियों को बदलने की लड़ाई लड़ी जो समानता और सहिष्णुता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, भारतीय रेनेसां मैन भी इनको बोला जाता है। तो इस तरह से आज हमने प्रबोधन काल को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति पर डिस्कस करेंगे, औद्योगिक क्रांति पर डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो मेन बातें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। जो बिना काम की चीज़ें हैं ठीक है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस लेक्चर, यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल। बाय।